हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आंसर मैं एक पीडीएफ लेके आया हूँ। जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, सादा सरल भाषा में होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक जिसका चैप्टर नंबर है लेखन कला शहरी जीवन, मैं राजकुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो लेखन कला और शहरी जीवन में जो मेसोपोटामिया शब्द है, इससे पहले मैं क्लास में भी आपको समझाया था कि जो मेसोपोटामिया शब्द है वो दजला फरात नदी के मध्य वर्तमान में जो ईरागढ़ राज्य वहाँ पर हुआ करती थी, और इसी सभ्यता से शहरी जीवन की शुरुआत होती है। तो आपको पता है कि एमपी बोर्ड में चाहे 11th हो चाहे 12th हो, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में आंसर, ये आपके 32 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। जो गाइड वगैरह है उन गाइडों के अलावा भी आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, जिससे भविष्य में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बहुविकल्पी हों या अन्य जो भी ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, और यदि अपन सही से पढ़ेंगे तो उनका आंसर दे सकते। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो उसका जो शहर थे बहुत ही विशाल, संपन्न, साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान में बहुत प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मेसोस और पोटेमस। मेसोस का अर्थ है मध्य, पोटेमस मतलब नदी से मिलकर बना जो क्षेत्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दजला फरात नदियाँ थी, जो इन नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में मेसोपोटामिया शब्द फैली थी। मेसोपोटामिया की भाषा, तो ये सभ्यता में सुमेरियन भाषा के लोग, अक्कदी भाषा, अरामाइक भाषा बोली जाती थी। लगभग 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा में मिलती जुलती थी और लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ये व्यापक रूप से बोले जाते। इसमें जब भी कोई भी इतिहास का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जो चैप्टर है वो कैसे लिखा गया, इतिहासकारों ने यूँ नहीं लिख दिया। तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ ऐतिहासिक स्रोत होते हैं जो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इनमें से प्रमुख स्रोत हैं इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएँ तथा लिखित दस्तावेज। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इतिहास लेखन होता है। जब भी कोई भी सभ्यता हो उसकी भूगोल की आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भूगोल की आप पढ़ सकते हो। इसमें शुरू में आपको जो मेसोपोटामिया सभ्यता उसकी एक ब्रीफिंग है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो उन पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा है कि कोई भी सभ्यता के विकास में वहाँ की जो भौगोलिकी वो किस प्रकार सहयोग करती है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें कृषि और जलवायु कैसी थी, और यह जलवायु कृषि के लिए कितनी योग्य थी। तो आपको पता है कि जो भी सभ्यताओं का जन्म हुआ वो नदियों के किनारे हुआ, और जो नदियाँ होती हैं वो प्राकृतिक जल का स्रोत होती हैं। इसके साथ साथ जो नदियों के साथ बहती हुई आसपास जो बाढ़ के समय या जब उफान पर नदियाँ होती हैं तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। तो वो मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में छोड़ देती है, तो वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए भी ये प्लस पॉइंट था।
और यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर आदि खेती हुआ करते थे। और आपको पता है कि मेसोपोटामिया का जो उत्तर का भाग था वहाँ पर स्टेपिस घास के मैदान हुआ करते थे, और पूर्वोत्तर मैदान पहाड़ों की ढालों पर जो क्षेत्र था वहाँ पर भेड़ बकरी आदि पशुपालन हुआ करता था। तो ये वहाँ की मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की प्राचीन नगर, इनको पढ़ लेना एक ब्रीफिंग है। इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन या एक भाग में जो आंसर है वो आते हैं, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेखन कला बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी सभ्यता के शहरीकरण में कहीं न कहीं लेखन कला का ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वहाँ की आर्थिक स्थिति है। क्योंकि जब तक लेखन कला नहीं होगी तब तक व्यापारिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना संभव नहीं होगा। तो यही कारण है कि जब मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला का विकास किया तो शीघ्र ही वहाँ पर नगरों का विकास होने लगा। अब लेखन कला आपको पता है कि ये जो कीलका लिपि थी, गीली जो मिट्टी होती थी उनकी चौकोर आकृति की स्लेट बना करके फिर उनको सरकंडे की नोक से लिखा जाता था। तो यदि विशेषताएं तो आप विशेषताएं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पर। तो लेखन कला और शहरी जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। तो नगर में सब लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो जो भी शहरी जीवन होगा वहाँ पर श्रम विभाजन जरूर होगा, क्योंकि श्रम विभाजन होगा तो वहाँ पर रोजगार के क्षेत्र बहुत ज़्यादा होंगे। और श्रम विभाजन से मतलब है कि एक समूह कोई विशेष कार्य के लिए जाना जाता है, जैसे शिल्पी वर्ग होगा तो शिल्प के लिए जाना जाएगा, व्यापारी वर्ग होगा तो व्यापार में भी कई प्रकार के वर्ग होते हैं, कौन सा व्यापार करता है तो वो एक अलग श्रम विभाजन माना जाएगा। जो अपनी श्रम को बेचते हैं वो श्रम में कहलाएंगे, और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं पढ़े लिखे हैं उनका अलग काम होगा। तो इस प्रकार से पूरा एक चैनल बनता है। किसी भी शहर में जाओगे आप तो हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है, और जिससे एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, और श्रम विभाजन में जो सक्रियता बनी रहती है, जो कहीं न कहीं आगे चल के नगरीय पृष्ठभूमि के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा क्वेश्चन था मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होते थे। तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, जो भी महत्वपूर्ण धातुएं थी, चांदी, सोना, सीप, अन्य कीमती पत्थर को कहाँ से मंगाते थे, तुर्की और ईरान से आयात करते थे। और वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे, क्योंकि ये कृषि भूमि थी और पशुपालन भी होता था। अगला क्वेश्चन यदि पूछ लिया मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन करो, या मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है उसका कहाँ इस्तेमाल होता था। तो भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में, शब्दकोश बनाने में, भूमि हस्तांतरण की कानूनी मान्यता प्रदान करने, कानूनों में परिवर्तन करने के लिए, राजा के कार्यों का वर्णन करने, आदेश जारी करने, साहित्यिक जो लेखन होता था उसको। मुखिया अपने आसपास के लोगों को क्यों बसाते थे, तर्क दीजिए। तो जो भी राजा या जो मुखिया होते थे वो आवश्यकता पड़ने पर वहाँ के स्थानीय लोगों से तो सेना की भर्ती कर सके और आसपास बसने से उनको सुरक्षित महसूस कर सकते थे अपने को। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है कि जो शुरू में एक पट्टिका मिली थी मंदिर से, जिसमें लगभग 5000 चित्र हुआ करते थे वहाँ की लिपि में। तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, क्योंकि प्रतीकों और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी तथा वे अधिक पेचीदी थी, इसलिए हर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता था। मारी नगर के राजमहल में किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करो। तो मारी नगर विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, और
राजमहल प्रशासन कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र होता था। राजा के भोजन की मेज़ों पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ होते थे। यहाँ पर विशाल महल में लगभग 260 कक्ष थे। तो मैंने इसको विस्तार से आपको पढ़ाया है, पर इसमें अपन को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ तो पहले मैंने इसको क्लियर किया है, तो इसको आप लिख सकते हैं। यदि 4 अंक में कोई क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, तो इसको भी मैंने पॉइंट में लिख लिया, जिनको आप पॉइंट अच्छे से तैयार करें, और इनको यदि आप लिखते हो पॉइंटों को, तो आपको संभवतः पूरा नंबर मिल जाएगा। मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन करो, ये भी आपको मैंने समझाया। ये जो पॉइंट है अच्छे से तैयार कर लेना। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, तो शहरीकरण के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी क्लास में, और यहाँ पर मैं पॉइंट के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगते हैं, धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं, और शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है, तो यहाँ पर लिपियों का विकास हो जाता है। ये आप आगे थोड़ा बढ़ा देना। श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुशल परिवहन व्यवस्थाएं का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेखन कला में क्रमबद्ध विकास का वर्णन करो, तो कैसे पूरी विधि का मतलब कैसे लिखते थे, तो मैंने बताया था कि जो मिट्टी की पट्टिकाएँ होती थी उनको कैसे बनाते थे। तो पहले मिट्टी को गीला करते थे, फिर उनको गूँथते थे, गूँथने के बाद फिर उसको चिकनी सतह के माध्यम से उसकी प्लेट बनाई जाती थी, वर्गाकार चौकों, और फिर उन पर सरकंडे की नोक से लिखा जाता था। फिर उनको धूप में सुखा लिया जाता था, और सूखने के बाद वो स्थायी अवलेख हो जाते थे, कि जो भी लिखें उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। दक्षिण मेसोपोटामिया के इलाकों में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, तो आपको पता होगा ग्रामीण पानी और ज़मीन के लिए झगड़े बार बार होते थे। नदियों की जो रास्ता उनको बदलने से लोग पुनः स्थापित होते रहते थे। नदी की जलधाराओं को ऊपर रहने वाले लोग जब पानी रोक देते थे, तो इसके लिए भी आपस में संघर्ष करते थे। इस तरह से ये जो 5 पॉइंट हैं इनको आप तैयार कर लें। मेसोपोटामिया में परिवार तथा शादी के लिए कैसे नियम थे, तो मेसोपोटामिया, इस पर अपन ने चर्चा क्लास में नहीं की थी, तो इसको मैं बता देता हूँ। समाज में एकल परिवार ही आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। शादी की शुरुआत में वधू को माता पिता अपनी सहमति देते थे। विवाह की रस्म पूरा होने पर दोनों पक्ष उपहार का आदान प्रदान करते थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधू को लेने आती थी। शादी के बाद पुत्र माता पिता के पास ही रहते थे। घर का पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्र को ही मिलता था। और शहर की नगर योजना का वर्णन करो, तो और नगर में गलियां सकरी टेढ़ी मेढ़ी थी। अनाज के बोरे ईंधन के इकट्ठे गधे पर लाद करके इकट्ठे जो होते थे घर पर ले जाए जाते थे। गलियां बहुत घुमावदार पतली थी। जल निकासी के नालियां सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर जाती थी या भीतर पाई जाती थी। लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे, जिससे बाहर नली में कीचड़ ना हो जाए। यह कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पशुचारक निश्चित रूप से बाहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो मैंने बताया था कि जो मारी नगर था, वहाँ के राजा हमेशा ये जो खाना बदोश लोगों से बहुत ही चेतन आश्चर्यचकित रहता था, सतर्क रहता था कि कहीं न कहीं हमारे जो मारी शहर है उसके व्यवहार से आकर्षित होकर ऐसा ना हो कि हमारे राजमहल में चोरी न कर लें। पशुचारकों को जब अनाज और धातुओं के औजार आदि की आवश्यकता होती थी, तो वे अपने पशुओं को तथा उनके पनीर, मांस आदि के बदले वो वस्तुएं
आदान प्रदान कर सकते थे। गोबर की खाद किसानों के लिए उपयोगी थी। वहाँ पर जो पशुपालन करते थे उनके बीच और किसानों के बीच आए दिन कभी कभार झगड़े हो जाया करते थे, और इन दोनों के बीच झगड़ों का कारण का उल्लेख मिलता है। मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारी नगर था। तर्क दीजिए। तो मैंने बताया था कि जो मारी नगर था ये जो व्यापार का केंद्र था, उस केंद्र के वजह से यहाँ पर इस मारी नगर अपना नगरीय अवस्था में पहुँचा। और इससे पहले मैंने उरुक नगर बताया था। तो उरुक नगर की पृष्ठभूमि वहाँ के मंदिर के वजह से शहरी क्षेत्र में बदली। तो ये भी याद कर लेना, इसमें पॉइंट है। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है। तो ये 6 पॉइंट हैं, इसको आसानी से आप याद कर सकते। दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है उनको आप जो 4 नंबर में पूछे जाएंगे, कहीं कहीं पर 8 नंबर में पूछे जाते हैं, 6 में पूछे जाते हैं। तो मेसोपोटामिया की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन और नगर की नगर योजना का विस्तार से वर्णन। संभवतः दुनिया की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना गणित की विद्वता है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन, इनको आप यदि याद कर लोगे तो संभवतः परीक्षा में पूछे जाने प्रश्नों को आप अच्छे से उत्तर दे सकोगे। इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं आज एक क्लास बंद करता हूँ। और ये जो PDF है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस स्क्रीनशॉट लेकर के लिपिबद्ध कर लें अपनी कॉपी में और याद करते जाएं। थैंक यू। और आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आगे भी ऐसे वीडियो हम क्वेश्चन के आंसर आपको PDF के रूप में उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और आप ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो अपनी कॉपियों में ज़रूर लिखें, जिससे आपका अभ्यास भी होगा और याद करने में आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।